Hello guys, welcome to Edviz YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am IIT JEE Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैंने स्टार्ट की है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम क्लास 9 का पूरा सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कई लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने लेक्चर अपना जो पॉलिनोमियल्स का हमारा जो टॉपिक है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 7 है और जिसमें हम नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे कि हमारे नंबर्स किस तरह से डेवलप हुए और कौन कौन से नंबर्स हमारे होते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन वगैरह किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम जो तुम्हारा चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है, इसमें हमें क्या पता चलता है या ये हम क्यों सीखते हैं। नंबर सिस्टम में हम ये देखते हैं कि किस किस तरह से हमने नंबर्स को डेवलप किया है, ह्यूमन रेस ने नंबर्स को डेवलप किया है कि सबसे पहले हमने कौन से नंबर्स बनाए, उसके बाद फिर हमारे और कौन से नंबर्स आते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं जिनसे हम डील करते हैं, उनको हम किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, और उन नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं एक रियल नंबर लाइन की। पिछली क्लासेस में तुमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहां पर हम नंबर्स को एक फिगर में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक जो पिक्चर होता है वो वर्ड्स, उसको हम पिक्चर से हम काफी कुछ इंफॉर्मेशन जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम वर्ड्स में बताएं तो उसके लिए हमें काफी सारे वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, चीजों को बेहतर समझने के लिए अपना पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, तो उसी के लिए हमें यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन हमारा एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर हम सभी नंबर्स को दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर्स जो हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हें नंबर पता है, यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और उस पर हम कुछ मार्क कर दें। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन छोटी सी यहाँ पर मार्क कर दे, तो यहाँ पर हम जो है सभी नंबर्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया 0। इसका मतलब ये है कि इस नंबर लाइन पर, इस लाइन पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मार्क है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मार्क है वहां पर हमने लिख दिया 1, नेक्स्ट मार्क पर हमने लिख दिया 2, इसके पीछे हमने लिख दिया यहाँ पर -1 -2। तो ये सभी नंबर्स हमें मालूम है। अब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट में नंबर्स हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा लेफ्ट में रहता है और सबसे बड़ा नंबर हमारा राइट में रहता है। और यहाँ पर ये भी बात का ध्यान रखना कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 1 और 0 के बीच में डिफरेंस हमारा कितना है? 1। तो 0 और 1 के बीच में जो हम डिस्टेंस दिखाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, मतलब ये इक्वली स्पेस होंगे। ठीक है, हाँ, हम रफ फिगर जब बनाते हैं तब हो सकता है कि हम इतना एक्यूरेटली ना बना पाए। ठीक है, लेकिन उससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा। बट हाँ, नॉर्मली कोशिश करो कि इनको इक्वली स्पेस बनाओ ताकि तुम बेहतर तरीके से देख सको कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है या क्या गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन है। तो इस नंबर लाइन पे हमारे जो भी नंबर्स हैं उन्हीं सबको हम क्लासिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा इन स्पेशल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं। तो समझो कि जैसे मान लो कि ह्यूमन रेस जब इवॉल्व होना स्टार्ट हुई होगी, तो जब नंबर्स की जरूरत पड़ी, जब काउंटिंग की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले कौन से नंबर्स आए होंगे? सबसे पहले हमने चीजों को गिनना स्टार्ट किया होगा। शुरुआत में इंसान जो है वो भेड़े चराता था या गाय या भैंस, इन सब की बात, तो वहां पर काउंटिंग हमें करनी होती थी, तो हमें एक फुल नंबर में करनी होती थी कि हाँ ठीक है, 1 भेड़, 2 भेड़, 3 भेड़। तो सबसे पहले जो नंबर्स आए हमारे, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हुए? 1, 2,
3, 4, 5, इस तरह से ये हमारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आगे डॉट 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 लगा दिया 5 के आगे, तो इसका क्या मतलब है कि 5 के आगे हमारा 6 है, 7 है, 8 है, ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन ये कहां पर जाके रुक जाएंगे हमारे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की क्या होगी, क्या हम ये बता सकते हैं? सोचो कि मान लो हमारे पास यहाँ पर नंबर लाइन है और नंबर लाइन पर हमने यहाँ पर 0 दिखाया, यहाँ पर 1 दिखाया, यहाँ पर 2 दिखाया, यहाँ पर 3 दिखाया, इक्वली स्पेस हम जो है मार्क बनाते गए और वहां पर हम नंबर्स को लिखते गए। अब आगे अगर हम भरते जाएंगे तो ये नंबर लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। ये जो हमने एरो बनाया ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नंबर जो है तुम्हारी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कभी भी खत्म नहीं हो रही। तो ये अगर नंबर लाइन कभी भी खत्म नहीं होगी तो नंबर्स भी हम वहां पर मार्क करते जाएंगे, ठीक है, और नंबर्स भी हमारे कभी खत्म नहीं होंगे। क्या तुम सोचो कि तुम सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो क्या, कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या होगा? नहीं ना, क्योंकि नंबर्स तो तुम्हारे कभी खत्म होंगे ही नहीं। अगर तुमने मान लो नंबर ले लिया सबसे बड़ा, तुमने ऐसे कुछ जीरोस लिख दिए, तो कभी भी उसमें अगर हम +1 कर दें तो वहां पर हमें उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो ये सभी का जो हमारा कलेक्शन है इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इन सभी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल N से। और कैसे लिखते हैं इसको हम इसको सेट फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। सेट्स वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए यहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ पर जो लिखने का तरीका होता है इसको, वो ये तरीका होता है कि कैपिटल N एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और इसके अंदर सारे नंबर्स को लिख देते हैं। अब सभी नंबर्स तो हम नहीं लिख सकते, तो हम कुछ नंबर्स लिखकर यहाँ पे डॉट 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 कर देते हैं। इसका इम्प्लीकेशन होता है, इसका मतलब ये होता है, ब्लाइंड होता है कि नंबर्स हमारे आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया तो हमारा यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझ, इसको हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट वर्ड हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं उसका हमारा मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। हमने मतलब कलेक्ट करके सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दिया, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग जो है फिगर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये हमारा एक कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर का अगर हमारा ये कलेक्शन है यहाँ पर, तो इसके अंदर, इस कलेक्शन के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर नंबर्स को तुम लिख दो तो वहां से हमारे पास यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा, ठीक है, बेटर, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ये कलेक्शन है और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N हमने लिख रखा है क्योंकि कैपिटल N से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे नंबर से आए, ठीक है। अब इसके आगे जब हम बढ़े तो हमें मान लो कि जरूरत पड़ी कि मान लो किसी के पास दो भेड़े थी और उसने 2 भेड़े को बेच दिया, ठीक है। कोई भी 2 सामान थे उसके पास और उसने उसको बेच दिया, तो उसके पास कितने सामान बचे? इस चीज को काउंट करने के लिए या इसको बताने के लिए क्या नंबर आया तुम्हारा? यहाँ पर 0, ठीक है। और 0 को इसी कलेक्शन में, इसी नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम ऐड कर दें तो जो हमारे पास जो सेट बनता है, जो कलेक्शन बनता है, वो हमारा हो जाता है होल नंबर को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि होल नंबर बता रहे हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं इसको W से। तो इसका कलेक्शन भी हम उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर ये समझो कि नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन था उसमें हमने 0 और ऐड कर दिया तो हमारे पास होल नंबर आ रहा है। तो ये अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें किस तरह से दिखाई देगा? कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि मतलब नेचुरल नंबर तो है ही, नेचुरल नंबर का सिलेक्शन तो कलेक्शन तो है ही हमारे पास, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और उसके साथ हमने 0 भी ऐड कर दिया। तो क्या हम, अगर तुमसे ये पूछा जाए इज 1 अ होल नंबर, is 1 a whole number, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या तुम ये कहोगे कि नहीं सर 1 is not a whole number, 1 is a natural number? नहीं, 1 तुम्हारा होल नंबर भी है और 1 तुम्हारा
नेचुरल नंबर भी है। यहाँ पर देखो होल नंबर का जो तुम्हारा सर्कल है उसके अंदर ही तुम्हारा जो है 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यस। तो 1 इज नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। ये तुम्हारा ट्रू होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। ये सब नंबर्स तो हमने देख लिए। इसके अलावा तुम्हें और कौन से नंबर्स पता है? अब यहां पर तो हमारे जितने नंबर्स लिखे हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन इसके बाद हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, और तब हमारे कौन से आए नंबर्स? हमारे आए तब नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे -3, -2, -1, इस तरह के जो नंबर्स हैं हमारे ये नेगेटिव इंटीजर आएंगे। और इनको नंबर लाइन पर देखें तो हमारा क्या होगा? मान लो सपोज हमारे पास 0 इधर है, तो जैसा कि हमने बोला कि छोटे नंबर्स हमारे जो है वो लेफ्ट में रहते हैं और बड़े नंबर्स हम राइट में। तो जैसे मान लो 0 से बड़ा तुम्हारा 1 आता है, तो हमने इसके राइट में जो है 1 मार्क कर दिया। अब इसके अगर हम 0 के लेफ्ट में चलेंगे, ठीक है, 0 के लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसमें भी हम जो है यहाँ पर -1, -2, -3, इसके आगे -4 और इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये सब का जो हमारा कलेक्शन होगा इनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। यहां पर तुम ये समझ सकते हो कि ये जो पूरी नंबर लाइन है, यहां पर 0 के राइट में कौन से नंबर्स मिलेंगे ये बात समझना। यहां पर ये आगे ग्राफ वगैरह और फिगर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। राइट में सारे के सारे यहां पर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और लेफ्ट में तुम्हारे पास यहां पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। राइट में पॉजिटिव नंबर आएंगे और लेफ्ट में तुम्हारे पास यहां पर नेगेटिव नंबर्स आएंगे, और इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को सभी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इंटीजर्स का सेट आ गया। तो इंटीजर्स का सेट जो है हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे और नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लिखें इसमें नेचुरल नंबर में हमारा 1, 2, 3, 4, होल नंबर में हमारा 0 और आ गया। और अब ये जो ब्लू वाला पोर्शन है तुम्हारा, दिस इज होल कंप्लीटली तुम्हारा इंटीजर्स का सेट है। ये पूरा सेट तुम्हारा जो है, पूरा कलेक्शन जो है वो इंटीजर्स का है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -1, -2, -3, -4। ऐसा मत समझना कि ब्लू पोर्शन में जो नंबर हमारे लिखे हैं वही हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वही हमारे इंटीजर्स हैं। ये ब्लू पोर्शन में जो हमारा लिखा है दैट इज आर नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये बड़े वाले सर्कल में जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, सर्कल तो नहीं कहेंगे इसे, बट सबसे बड़ा, सबसे बाहर वाला जो तुम्हारी बाउंड्री है उसके अंदर जो नंबर्स हैं उन सबको हम क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स को यहां पर किससे डिनोट करते हैं हम? जैसे कि यहां पर लिखा है z से, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। तो z को अगर हम लिखेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स। तो हम जैसे देख रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर सारे के सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, और होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इस पिक से तुम्हें यहां पर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, और एक के ऊपर तुम्हारे एक नंबर्स यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट, लेकिन बहुत ही टेक्निकल पॉइंट कह सकते हो या फिर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कह सकते हो, कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि -2 हमारा क्या है? नेगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर? तो ऑब्वियसली तुम कहोगे कि सर ये तो नेगेटिव इंटीजर है, माइनस साइन हमारा लगा है तो दिस इज नेगेटिव इंटीजर। अगर हम +3 की बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर। हमने ये बोला कि
जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर तुमसे मैं पूछूं कि जीरो क्या है हमारा, जीरो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इज जीरो a positive number और a negative number? ठीक है, जीरो को अगर हम लिखना चाहें, जीरो का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं प्लस जीरो भी लिख सकते हैं और माइनस जीरो भी लिख सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जीरो हमारा प्लस भी होता है और माइनस भी होता है? इसका मतलब हमारा क्या ये नहीं। जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो को ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना ही नेगेटिव माना जाता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, जीरो इज ओनली जस्ट वन इंटीजर, लेकिन जीरो तुम्हारा इंटीजर में आएगा। देखो इस कलेक्शन में जीरो आ रहा है तुम्हारा, है ना, बाहर की साइड नेगेटिव इंटीजर ब्लू पोर्शन में, ग्रीन पोर्शन में तुम्हारा जीरो और ऑरेंज वाले पोर्शन में तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इंटीजर के अंदर तो आ रहा है, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इस बात को तुम जो है यहाँ पर ध्यान रखना। अब ये तो तुम्हारे इंटीजर्स हो गए, लेकिन तुम्हें कुछ और नंबर्स भी पता है यहाँ पर जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आता है तुम्हारे पास, मान लो अगर हमने यहाँ पर जीरो लिया, यहाँ पर वन लिया, तो इनके बीच में एक नंबर आएगा 0 + 1 डिवाइड बाई 2 विच इज 1/2। तो ये नंबर ना तो तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर, ना ही जीरो है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स भी तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम डिफिनेशन देखेंगे इसकी और समझेंगे कि रैशनल नंबर्स तुम्हारे किस तरह से रिलेट होते हैं या उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि रैशनल नंबर्स और जो दूसरे टाइप के हमारे नंबर्स होते हैं जिनको अभी हम आगे और बात करने वाले हैं, उनकी हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये जो नंबर्स हैं 1/2 फ्रैक्शन के नंबर, 1/2, 3/4, -5/8, 7/6, ये सभी नंबर्स हमारे क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं, इनको फ्रैक्शन बोलते हैं। और इन्हीं सब नंबर को हम जो है रैशनल नंबर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि रैशनल नंबर हम डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं और फिर इनको समझते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? तुमने हो सकता है यहाँ पर पढ़ी होगी, लेकिन एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are इंटीजर। एक देखो डेफिनेशन हम जो लिखते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को, यहाँ पर लॉजिक नहीं बना रहे, यहाँ पे हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं किसी चीज को। तो डेफिनेशन अगर हमें पता होगी तो हम उसके बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। और डेफिनेशन का एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि डेफिनेशन में कुछ लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर जरूर होता है। तो इसीलिए हमने देखो, जैसे हमने पिछली डेफिनेशन यहाँ पर देखी थी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी, उसको भी हमने पूरा डिटेल में समझा था कि एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। और ऐसे ही यहाँ पर हम जो है लिखेंगे डेफिनेशन और इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब। अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ध्यान रखना यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हो। एंड Q is not equal to 0 is called rational number। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर क्या है कि P/Q के फॉर्म में लिखा हो कोई नंबर जहां पर P और Q हमारे क्या है? इंटीजर है, लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, जैसे मान लो हमने दो इंटीजर ले ली, P हमने ले लिया 7, Q हमने ले लिया 9, तो हमारा P/Q आएगा 7/9 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, विच इज अ रैशनल। और हमने मान लो ले लिया P इज इक्वल टू 10001, Q हमने ले लिया 2, Q हमने ले लिया मान लो -2।
नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना, केवल ऐसा नहीं है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। तो p बाई क्यू हमारा बनेगा -10001 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और वैल्यूज लेकर देखते हैं। मान लो हमने p ले लिया 1, q ले लिया हमने 8, तो p बाई क्यू हमारा बनेगा 1/8। फिर हमने ले लिया p की वैल्यू हमने ले ली मान लो 7 एंड q की वैल्यू ले ली 1, तो p बाई क्यू हमारा आएगा 7/1 इज इक्वल टू 7। लेकिन 7 तो हमारा 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, लेकिन 7 तो हमारा नेचुरल नंबर था, तो क्या सारे नेचुरल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल। इस डेफिनेशन में हम देखेंगे कि भाई हमारे नेचुरल नंबर इस डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम p को 7 ले लेंगे, q को 1 ले लेंगे तो हमारा वो फिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 0 को देखें, 0 भी हमारा क्या फिट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 0 भी हमारा फिट हो रहा है यहाँ पर कि अगर मान लो हमने p को 0 ले लिया और q को मान लो 2 ले लिया, तो p बाई क्यू हमारा आएगा 0/2 विच इज 0। तो 0 भी इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है, यानी 0 भी तुम्हारा क्या है, रैशनल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, सारे तुम्हारा होल नंबर रैशनल नंबर है। इसके अलावा नेगेटिव इंटीजर भी तुम्हारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। t की वैल्यू मान लो हमने ले ली -5 एंड q की वैल्यू हमने ले ली 1, तो हमारा p बाई क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। तो ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। तो सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर है, यानी कि हम जो रैशनल नंबर का कलेक्शन बनाएंगे उसमें हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, फिर होल नंबर लिखेंगे, फिर नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे, और फिर हमारा रैशनल नंबर जो फ्रैक्शंस हैं उनको लिखेंगे, तब जाके हमारा रैशनल नंबर का कलेक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये देखना है कि ये हमारा क्या लिखा है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, q तुम्हारा 0 क्यों नहीं बन सकता यहाँ पर। और कभी कभी तुम डेफिनेशन में देखोगे कि इस तरह से कुछ लिखा रहेगा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना, उसका कोई ना कोई मीनिंग जरूर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग है देखते कि अगर हमारा q 0 हो गया तो क्या होगा। तो सपोज हमने यहाँ पर p को ले लिया 2 एंड q को ले लिया हमने 0, तो p बाई क्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2/0। अब ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि 2/0 हमारा क्या होगा। कई स्टूडेंट आंसर इसका करते हैं कि सर 2/0 हमारा इंफिनिटी होगा। ठीक है, इंफिनिटी हो सकता है तुमने पहले सुना हो कि इंफिनिटी तुम्हारा क्या होता है, या मतलब तुमने हो सकता है तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि इंफिनिटी क्या होता है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इंफिनिटी हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम उस नंबर की बात करते हैं जो लार्जर देन एनी नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर। अब तुम कहोगे कि सर सबसे बड़ा नंबर तो कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा नंबर तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने मान लो 10 की पावर 100 भी कर दिया है ना, मतलब हमने 1 0 0 0 0 0 0, हम कितने भी जीरो इसमें लगाते रहे, तुम जितने भी जीरो लगाओगे उसमें हम एक 1 और ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर बड़ा हो जाए। तो ऐसा कोई नंबर तो है नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये जो इंफिनिटी होता है, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब तुम ये कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जिसको हम परसीव ना कर सके, है ना। जैसे कि कुछ हमारे मटेरियल्स वगैरह होते हैं, इनको हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास पेन है, तो इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमारा पेन रखा है। ठीक है, बट जैसे कि तुम्हारे नंबर्स भी अगर हम देखें, नेचुरल नंबर्स को भी हम देखें, तो हाँ जैसे एक पेन रखा है हमारा, एक पेन, 2 पेन आ गए तो 2 पेन रखा है, हम परसीव कर सकते हैं। लेकिन इंफिनिटी तो हम केवल इसको इमेजिन कर सकते हैं कि अ नंबर लार्जर देन एनी नंबर, तो उस चीज को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इस, और हमें कभी भी इस नंबर की जरूरत पड़ती है, मतलब इसका हमें एनालिसिस वगैरह में मैथ्स में कभी कभी आ जाता है, नंबर लार्जर देन एनी नंबर की जरूरत पड़ती है कि सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम इसको जो है इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, ये उल्टा 8 जैसा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंफिनिटी का सिंबल है। ठीक है, वहां पर हम दिखा देते हैं इसको कि ये भाई नंबर लार्जर देन एनी नंबर है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर 2/0 जो है वो हमारा इंफिनिटी होगा, लेकिन ये बात हमारी सही नहीं है। अगर क्यू हमारा 0 हुआ
p बाई क्यू हमारा 2/0 हुआ, तो 2/0 हमारा क्या होता है, हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि यहां पर जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में डिफरेंस क्या है। जैसे कि मान लो अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं, एक बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं और हम ये बोलते हैं कि ये नंबर भाई और छोटा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इन्फिनिटी हुई नहीं है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, बस इसको सुन लो। ये तुम्हारे 9th के सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 को अगर हम बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी। एक बड़े नंबर को 2 को एक बहुत ही छोटे नंबर से डिवाइड करो तो हमारे पास वैल्यू जो है इन्फिनिटी की तरफ आएगी। अब अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास 3 आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। अब समझो यहाँ पर कि अगर मान लो हम 2 डिवाइड बाई 0 निकाल रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ। तो हम क्या करें, 0 को हम कितनी बार ऐड करें कि हमारे पास 2 आ जाए। अब यहां पर कोई नंबर आएगा ही नहीं तुम्हारा। 0 को तुम कितनी बार भी ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी तुम्हारा 2 आ सकता है? नहीं ना। तो क्या हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि 2/0 की वैल्यू हमारी क्या होगी? क्या हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इसको इन्फिनिटी टाइम्स ऐड कर दें तो हमारा 2 आ जाएगा? 0 को अगर हम जितना बड़ा नंबर हम सोच सकते हैं उतने टाइम्स भी अगर हम लिख दें तो क्या हमारा 2 आएगा? इसको सोचो, कभी नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू हम इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, बल्कि हमें इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पर नॉट डिफाइंड। हम बता ही नहीं सकते कि हम निकाल ही नहीं सकते, हमारा किसी भी तरीके से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 0 को हम ऐड करते जाएं और हमारा 2 आ जाए। 6/2 हम 3 बोल सकते हैं कि भाई 2 को 3 टाइम्स ऐड किया, 2 + 2 और हमारा 6 आ गया। ठीक है, लेकिन 2 डिवाइड बाई 0 तुम्हारा नॉट डिफाइंड। तो यहां पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है जो कि तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, 0 से डिवीजन हो जाए तो तुम उस नंबर को लिखोगे नॉट डिफाइंड। वहां से उस क्वेश्चन में उस वैल्यू को तुम नहीं बता सकते। डिवीजन बाय 0 इज नेवर अलाउड। ठीक है, और p/0 इज नॉट डिफाइंड। इस बात को बस तुम्हें यहां पर समझ, ये इंपॉर्टेंट बात जो है इसको ध्यान में रखना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अपना, कि 0 से कभी भी किसी चीज को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर इस डेफिनेशन में जहां पर भी तुम देखोगे रैशनल नंबर की डेफिनेशन, वहां पर हमेशा ये लिखा रहता है कि p/q इज अ रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई और हमने इसके एग्जांपल भी देख लिए। हमने ये भी समझ लिया कि हमारा q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसका एनालिसिस करें। तो जैसे हमारे पास हम कोई एक रैशनल नंबर लेते हैं, मान लो p की वैल्यू हमने ले ली 7 और q की वैल्यू हमने ले ली 2। तो यहाँ पर p/q हमारा हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 2। अब अगर हम यहाँ पर p की वैल्यू ले लें 14 और q की वैल्यू ले लें 4, तो हमारे पास जो नंबर आएगा रैशनल नंबर ही आएगा, दैट विल बी 14/4। एक हम यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ पर मान लो 21 ले लें और q की वैल्यू हम 6 ले लें, तो p/q हमारे पास आएगा 21/6। अब अगर हम डेसिमल में इन सब की वैल्यूज निकालें या हम इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करें, तुम्हें डिवीजन करना आता है, तो ये तुम्हारा 3.5 आएगा, ये भी 3.5 आएगा और ये भी 3.5 आएगा। तो 3.5 को p/q के फॉर्म में लिखने के ये सभी जो है 3 तरीके हैं।
यानी इन तीनों का जो वैल्यू है दैट इज एग्जैक्टली सेम, इनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब 7/2, 14/4 एंड 21/6 आर सेम बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम नंबर। और नंबर लाइन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर हमने मान लो 0 ले लिया, 1 2 3 एंड 4। अब 3.5 जो है वो हमारा 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 7/2 के फॉर्म में लिख देते हैं। अब तुम चाहो तो 14/4 के फॉर्म में भी लिख सकते हो और 21/6 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या है कि कैलकुलेशन आगे की इजी करने के लिए हमेशा उसको अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब p/q को, जैसे यहां पर ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है जहां पर p और q तुम्हारा लोएस्ट फॉर्म इज वेयर p and q आर को-प्राइम। अब तुम ये सोचोगे छोटी सी बात है सर, मतलब ठीक है, लेकिन इसका यूज बहुत होता है इवन एग्जाम में भी, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसमें मान लो कि तुम्हें सॉल्व करके आंसर बताना है, लिखना है कि क्या आंसर तुम्हारा आ रहा है। अब अगर तुम्हें p और q की वैल्यू बतानी है, अब अगर तुमने 14/4 लिखा तो वहां पर p की वैल्यू हो गई 14, q की वैल्यू हो गई 4। अगर तुमने 7/2 के फॉर्म में लिखा तो वहां p की वैल्यू हो गई 7 और q की वैल्यू हो गई 2। अगर तुमने 21/6 लिखा तो वहां p की वैल्यू हो गई 21 और q की वैल्यू आ गई 6। अब इससे क्या होगा, आंसर सबके डिफरेंट आएंगे, किसी का p7 आ रहा है, किसी का 14 आ रहा है, किसी का 21 आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये लिख देते हैं कि p/q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, या फिर ये बोल देते हैं कि p and q आर को-प्राइम। तो उस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो सबका आंसर एक ही आएगा। इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है दैट इज 7/2, ठीक है, और यहां पर 7 and 2 हमारे को-प्राइम है। अब तुम ये सोचोगे सर ये को-प्राइम क्या है, या ये हम ये कैसे पता कर रहे हैं कि ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। को-प्राइम अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पर देख लो, हम डेफिनेशन देख लेते हैं को-प्राइम नंबर्स की हमारी क्या होती है। तो हम डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, 2 numbers p and q are called co-prime if their HCF is 1। अच्छा, HCF तुम्हारा क्या होता है, मैं ज़ूम कर रहा हूं, HCF तुम्हें पता है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब अगर हम तीनों केसेस में HCF निकाल कर देखते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में हमने लिखा था 7/2, तो p/q हमारा था 7/2, तो हमारे यहां पर HCF ऑफ 7 and 2 क्या होगा, ये निकाल कर देखो। तब तक हम बाकी नंबर लिख लेते हैं। p/q हमारा था यहाँ पर एक 14/4, तो यहाँ पर हमें HCF निकालना पड़ेगा। p हमारा हो गया 14 एंड q हमारा हो गया 4। थर्ड हमारा p/q 21/6, तो HCF ऑफ 21 and 6, तो 7 and 2 का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। 14 and 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है। 14 को हम लिख सकते हैं 7 into 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारा 2। और 21 and 6 में अगर हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर तो हमारा आ जाएगा ये 3, क्योंकि 21 को हम लिख सकते हैं 7 into 3 एंड 6 को हम लिख सकते हैं 3 into 2, तो एक 3 आ रहा है हमारा, राइट। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 किसके लिए है, 7 and 2 के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 and 2
आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर हो गया। बस दो नंबर्स का पेयर जिनका HCF 1 आ रहा है उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो अगर मान लो ये बोला जाए कि किसी फ्रैक्शन को या किसी रैशनल नंबर को अपने लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे 14/4 है। अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई इसमें जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा है उसको हटा दो तुम यहाँ पर, ठीक है। जैसे 14/4 है अगर हमारे पास, तो हमने इसका HCF देखा 14 का 4 का कितना आ रहा है 2, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, तुम्हारा लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। 2 आ रहा था तो हमने 14 को 2 से डिवाइड किया, आ गया हमारे पास 7, और 4 को करेंगे तो 2 आ गया, 7/2 आ गया। ऐसे 21/6 में हमारे पास आ रहा था 3, तो हमने 21 को 3 से डिवाइड कर दिया और 6 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास 7/2। तो किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को अपने लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए जहां पर P और Q हमारे को प्राइम नंबर्स हो, हम उन P और Q का HCF निकालते हैं और उससे P और Q को डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे लोएस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और कभी भी तुम कैलकुलेशन कोई भी कर रहे हो और उसमें कोई भी तुम्हारे पास रैशनल नंबर आ जाए या फ्रैक्शन में तुम्हारे पास नंबर आ जाए, तो हमेशा उसको तुम्हें अपने लोएस्ट फॉर्म में ले आना चाहिए। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये कि आगे की कैलकुलेशन तुम्हारे लिए काफी इजी हो जाएगी, नंबर्स तुम्हारे छोटे हो जाएंगे। अगर तुम नंबर डिवाइड करोगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे, और छोटे नंबर से डील करना ऑब्वियसली इजी रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो है को प्राइम नंबर हो गए। तो इन ये को प्राइम नंबर से हमने रैशनल नंबर जो है यहाँ पर देखा और रैशनल नंबर को डिफाइन कर लिया। तो अब हम बाकी नंबर्स में देखें यहाँ पर कि नंबर सिस्टम में ये कैसे फिट बैठ रहा है। तो फिर से यहाँ पर हमारे उस डायग्राम पे आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसमें हमने क्या ऐड किया तो हमारा वो नंबर बनेगा 0। इसमें हमने क्या ऐड किया कि हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स बनेगा -1, -2, -3, -4, -1। तो ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स हो गए। और रैशनल नंबर के जो सेट होता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से, क्योंकि रैशनल नंबर्स में तुम्हारा क्या होता है, रैशनल नंबर्स में इसको क्यों बोल रहे हैं हम रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या होता है, रेशियो होता है तुम्हारा, रेशियो होता है ना, रेशियो होता है तुम्हारा, रेशियो P/Q का रेशियो। और P/Q तुम्हारा क्या है, क्वोशिएंट आता है। जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा था पिछले पॉलिनोमियल्स में अपने, जहां पर हमने डिवीजन किया था कि हमारा क्वोशिएंट आता है, डिवाइजर आता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा क्वोशिएंट आ रहा है उसी का ये जो Q है वो यूज किया जाता है सारे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के। और हर एक रैशनल नंबर को हमेशा ध्यान रखना, डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना कि रैशनल नंबर्स हमारे वो हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस Q हमारा P और Q जहां पर हमारे इंटीजर्स हैं और Q हमारा 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर में आ गया 1/2, 7/8, 13/9, 2/11, -4/5। रैशनल नंबर फ्रैक्शन जो हमारे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमने देखा था माइनस, ठीक है, -3/7, इस तरह के नंबर्स आ गए। तो ये पूरा हमारा रैशनल नंबर का जो है सेट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर का हो गया। अब इसमें जो है कभी कभी हम थोड़ा सा एनालिसिस इसका करेंगे कि हमारे नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं, और क्या कुछ और भी नंबर्स हमारे हैं जो रैशनल नंबर्स के में नहीं आते लेकिन वो हम रियल नंबर लाइन पे हम उनको दिखा सकते हैं। इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं तो उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मान लो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लाइन ली हमने, और हमने यहाँ पर एक नंबर लिया, मान लो 0 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4। अब ये पहला नंबर है 0, 0 + 4 डिवाइड बाय 2 अगर हम करें, मतलब पहला नंबर लास्ट नंबर लेके डिवाइड बाय 2 किया तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, वो भी हमने नंबर लाइन पे मार्क कर रखा है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या है कि 0 को लिया और 2 को लिया और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 1। ये भी नंबर हमारे पास है अवेलेबल। और हमने 2 को लिया और 4 को लिया, 2 और 4 को लेके डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा आ जाएगा 3, वो भी हमारा यहाँ पर नंबर है,
तो इस तरह से हमारे 5 नंबर्स बन गए। अगर हम इसी प्रोसेस को आगे भी रिपीट करते जाएं तो क्या होगा, हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो हमारे कौन से नंबर्स होंगे, क्या वो हमारे इंटीजर्स होंगे? देखते हैं। चलो मान लो 0 एंड 1 को लिया हमने और डिवाइड बाय 2 के, तो 1/2 आ गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा है रैशनल नंबर। यहां पे हमारे पास आ गया 1/2। 1/2 0 और 1 के बीच में होगा। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगी। दैट इज बिटवीन 1 एंड 0। अब मान लो इसी प्रोसेस को अब हम आगे रिपीट करेंगे, लेकिन किसको लेकर? 0 एंड 1/2 को लेकर। तो ये हमारा आ गया 1/4। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो एक और नंबर आ गया, और ये नंबर तुम्हारा अब क्या होगा? 0 एंड 1/2 के बीच में होगा। 1/4 तुम्हारा होता है 0.25। ठीक है, हम बेसिकली एवरेज ले रहे हैं ना, दोनों नंबर को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो उनके बीच का ही नंबर आया। और फिर से हम लोग यहाँ पर 0 + 1/4 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा 1/8 हो। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोसेस से हम रिपीट करते जाएं, रिपीट करते जाएं, रिपीट करते जाएं, तो हमारे पास उन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर मिलता जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? क्या हम इस प्रोसेस को 1000 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? तो हमारे पास 1000 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। अगर हम इस प्रोसेस को 2000 टाइम्स रिपीट करें तो हमारे पास 2000 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसको जितनी बार भी रिपीट करें उतने हमारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो, यानी कि इन्फिनिटी, अगर हम इसको इनफाइनाइट टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करें तो हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। यानी 0 एंड 1 के बीच में हमारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं। 0 और 1 ही क्यों, बल्कि कोई भी दो नंबर्स ले लो। अगर तुम कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो और इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करो तो तुम्हारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नंबर लाइन एंड द नंबर सिस्टम, कि भाई जो नंबर लाइन है वो पूरी की पूरी सारे के सारे नंबर से भरी हुई है। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हम दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम दिखा सकते हैं। अभी हम रैशनल नंबर्स की बात करें, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम दिखा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात जो है समझने वाली है। हम लोग इसमें एक यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि बिटवीन any two rational numbers there are always infinite rational numbers। ठीक है, ये बात क्लियर है एकदम। There are always infinite rational numbers। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, जैसे फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन, मान लो 3 एंड 10 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स हमें यहां पर फाइंड करने। तो फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं। नंबर लाइन एक बना लेते हैं मान लो, और यहाँ पर हमने 3 मार्क कर दिया और यहाँ पर हमने 10 मार्क कर दिया। अब जरूरी नहीं तुम बीच में सारे मार्क करो और वहां पर नंबर्स को दिखाओ। ठीक है, शुरुआत में तुम ये काम कर सकते हो, बट यहाँ पर हमें 3 और 10 से मतलब, हमने केवल 3 और 10 को बना दिया और वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारा आ गया 13/2। तो ये एक नंबर हमारे पास बीच में आ गया 13/2। हम और भी नंबर्स निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? अब हमारे पास एक रैशनल नंबर और आ गया, तो हम ले लेंगे 3 को ले लेंगे एंड 13/2 को ले लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर 19/4। तो ये जो नंबर होगा हमारा, दिस विल बी बिटवीन 3 एंड 13/2। ऐसे ही अगर हम लोग देखें यहाँ पर और भी नंबर्स निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर
कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो और उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। कोई भी दो मतलब 3 और 10 और इसके अलावा जो भी तुमने निकाले हैं, जैसे यहाँ पर 13/2 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 23/4। अब ये इन दोनों के बीच में होगा, तो हमारे यहां पर 3 नंबर्स आ गए। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने जो पहला नंबर लिया है उसी को लो। ऐसा भी तुम कर सकते थे यहां पर कि 19/4 प्लस 13/2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते। ऐसा भी करते तो इन दोनों के बीच में हमारे पास एक नंबर आ जाता। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक नंबर आ जाता। बट ये भी तुम्हारा क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो दो नंबर्स लो, कोई भी लो, उनको ऐड कर दो और ये बड़े आराम से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये 26 प्लस 19 इज 45, 45 बाय 8, 45/8 इधर होगा तुम्हारा कहीं पर। तो अब और जितने भी तुम निकालना चाहो उतने निकाल सकते हो। ऐड करो डिवाइड बाय 2, ऐड करो डिवाइड बाय 2। जो नया नंबर आ रहा है उसको कोई भी दो नंबर ले लो, उनको ऐड करते जाओ, डिवाइड बाय 2 करते जाओ। तो इस तरह से हमारे पास सारे ही रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, मतलब जितने भी तुम्हें निकालना। एक इसका तरीका और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मान लो हमें निकालना है फाइंड 7 रैशनल numbers between 2 and 10, 2 and 10। ठीक है, जैसे मान लो ये निकालना है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका एक तरीका है। इसकी मतलब हम एक तुम्हारी बुक में जो है एक ट्रिक दी है कि इस तरह से अगर करोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे नंबर्स, है ना। वो ट्रिक आ कहां से रही है इसको अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन आगे जाके तुम्हारे पास एक चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो तुम पढ़ोगे आगे क्लासेस में। उसकी ट्रिक यूज करके हम यहाँ पर 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 10 निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर वो लिख लें कि इफ, या क्वेश्चन हम इसको जनरलाइज कर दें, फाइंड n रैशनल नंबर्स बिटवीन A and B। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, n रैशनल नंबर्स बिटवीन A and B कैन बी गिवन एज B minus A divided by n into K, where K is 1, 2, 3, 4, 5 up to n। ये तुम्हारा यहां पर एक फॉर्मूला हमारा बन सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैथ्स में हम कुछ भी याद नहीं करते, कुछ भी ऐसा फॉर्मूला बनाकर नहीं देखते और उसका प्रूफ देखते। हम इसका भी प्रूफ देख सकते हैं, बट अभी के लिए यहां पर हम जो है इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक होता है जो आगे तुम्हें बाद में आगे चल के तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इसको तो तुम समझ सकते हो, इस मेथड को तुम समझ सकते हो कि कोई भी दो नंबर लेकर हम ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें तो वो जो नंबर आ रहा है तो वो उन दोनों नंबर्स के बीच में ही आ रहा है जिन नंबर्स को हमने ऐड किया है। तो भाई यहाँ पर ठीक है, वो नंबर आ रहा है तो उन दोनों के बीच में ही होगा। अब कोई भी दो नंबर लेकर ऐड कर रहे हैं, उनके बीच में आ रहा है, तो हमारे पास इस तरह से सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर A हो गया, मान लो A तुम्हारा जो है 2 है, B हमारे पास 10 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक चीज और लिख लेते हैं कि A इज ग्रेटर देन, A इज लेस देन B। ठीक है, अच्छा यहाँ पे A भी होगा, प्लस भी होगा, A प्लस A प्लस B माइनस A। तो A हमारे पास 2 है, B हमारे पास 10 है एंड N हमारे पास है 7।
तो इसमें रख कर देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहला नंबर अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो पहले हम लोग 2 प्लस b माइनस ए इज 8। अच्छा, यहाँ पर एक और थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर n+1 होगा, ठीक है, n+1 होगा। तो 8 डिवाइड बाई n+1 यहाँ पर हो गया तुम्हारा 8, n हमारा 7 है तो 8/8 इंटू k। तो ये हमारे पास हो गया, ये किसके बराबर हो गया हमारा, a प्लस बी माइनस ए अपॉन n+1 इंटू k। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 2 प्लस k के बराबर। यानी कि अगर हम k की वैल्यू पुट करते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 तो हमें सारे नंबर मिल जाएंगे। और देखते हैं ये नंबर्स हमारे इसके बीच में आ रहे हैं कि k की वैल्यू अगर हम 1 डालेंगे तो हमारे पास आएगा 3, फिर 2 डालेंगे तो 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6 7 8 एंड 7 डालेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो ये हमारे पास टोटल 7 नंबर्स आ गए 2 and 10 के बीच में। तो अगर तुम्हें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं a और b के बीच में तो तुम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि एट दिस स्टेज, क्योंकि ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा इसके पीछे का लॉजिक अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए तुम जो है यहाँ पर इसी को प्रेफर करो, ठीक। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा नंबर्स आते हैं तो इसको देख लो और इसको भी तुम यूज कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा जो है रैशनल नंबर वाला जो पार्ट है तुम्हारा वो खत्म हो। लेकिन अभी भी रियल नंबर लाइन पर हमने इतने सारे नंबर्स मार्क करने के बाद भी, मतलब हमने इनफाइनाइट नंबर देखे कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमारा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रियल नंबर लाइंस पे होते हैं और जो हम इन सभी नंबर्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं इरैशनल नंबर्स। और इरैशनल नंबर्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन समझना जरूरी है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर समझेंगे और वहीं से जो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में जो क्वेश्चन देखा था उसको भी हम फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें हमारा इरैशनल नंबर का ही कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम अभी खत्म करते हैं और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरैशनल नंबर्स को देखेंगे और इरैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर इस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा थर्सडे को 7:30 बजे और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।